सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसे भी जान गए आखिरकार कि मदारी भालू को नहीं, भालू मदारी को पाल रहा है। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। गुजरात की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। गुजरात में आज कमोबेश सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार करते हुए दिखे। पहली बार राहुल गांधी यानी कांग्रेस के नेता गुजरात में प्रचार करने आए। भारत यात्रा को छोड़कर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरे के तीसरे दिन भी जमकर रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में बीजेपी के प्रचार की कमान पूरी तरह से संभाल ली है और चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों पर सियासी हमले किए। सुरेंद्रनगर में उन्होंने मधुसूदन मिश्र जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी औकात वाले बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि सेवादार की कोई औकात नहीं होती। खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुजरात के चुनावी मंडे में क्या हुआ वो दिखाते हैं। गुजरात का इलेक्शन मंडे यानी जब प्रचार चल रहा है तो उसमें गुजरात में आज चुनाव प्रचार का सुपर सोमवार कह सकते हैं, क्योंकि तीनों जो बड़े नेता हैं वो इस दौरान आज वहां पर गुजरात में मौजूद थे, इसलिए हमने इसे कहा सुपर सोमवार। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैलियों को संबोधित किया गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी की पूरी इलेक्शन कमान एक तरह से प्रधानमंत्री ने संभाल रखी है। पहली बार कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं, उन्होंने गुजरात चुनाव में रैली की है। हिमाचल में वो नहीं गए थे, लेकिन पहली रैली उन्होंने गुजरात में की। उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अपनी अपनी रैलियां वहां पर गुजरात में की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब ने भी रोड शो के जरिए हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की कही जाएगी तो वो है शहरी वोटर, क्योंकि शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की तूती इस कदर बोलती है कि बाकी दलों का सुपड़ा साफ हो जाता है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं, खासकर जब बात 8 महानगर पालिकाओं की हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हो, तो वो देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा वहाँ पर जमा हुआ है। ये बड़ी महानगर पालिकाएँ हैं। शहरी इलाकों की 84 सीटों में से 63 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2017 का चुनाव जीती। 84 में से 63 सीट्स। गुजरात की 8 महानगर पालिकाएँ जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, जामनगर और वडोदरा है, उन पे 44 शहरी सीटें हैं। 2017 में इन 44 सीटों में से 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। 44 में से 38 सीटों पर जीती है, जबकि 2012 में 2 सीटें और ज़्यादा जीती थी। वो 44 में से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसका मतलब है कि पूरा शहरी जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देता है। पिछले कुछ चुनावों के अनुसार गुजरात में सत्ता का निर्धारण शहरी वोटर तय करता है कि यानी किसकी सरकार बनेगी, और जिन बड़े जिलों में ये वोटर रहता है वहाँ बीजेपी का एक छत्र राज चलता है। 2017 के चुनाव में गुजरात के 5 सबसे बड़े जिलों की बदौलती भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बची थी, क्योंकि इनकी 62 सीटों में से 50 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि गुजरात की जो बाकी 120 सीटें उसमें से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 49 सीटें मिली थी। 2017 में बड़े जिलों का हाल क्या था वो भी एक बार देख लेते हैं। अहमदाबाद की 21 सीटें हैं, 16 शहरी, 5 ग्रामीण। उनमें से बीजेपी ने 15 सीटें जीती हैं, उसमें से मैक्सिमम सीट शहरी हैं। वडोदरा की 10 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, विजय हासिल की थी, वडोदरा भी। सूरत भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक, जिसे डायमंड सिटी हम कहते हैं, उसमें से 16 में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था 2017 में। राजकोट की 8 में से 6 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, जो पहले चरण के चुनावों में से है, सौराष्ट्र का महत्वपूर्ण शहर। भावनगर की 7 में से 6 सीटों पर कब्जा जमाया था भारतीय जनता पार्टी ने। यानी बीजेपी के लिए अगर चिंता की बात है तो वो है ग्रामीण वोटर, जिसने पिछले चुनाव में उसे लगभग बाहर करने की कोशिश करी थी। लेकिन अगर यकीन ना हो तो आपको आंकड़ों के जरिए हम समझा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या हाल रहा भारतीय जनता पार्टी का। ये समझ लेते हैं, बीजेपी को 98 सीटें 98 जो रूरल सीट्स हैं उसमें से सिर्फ 36 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 98 में से 36
मतलब पासिंग मार्क्स जैसा। और कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों की 57 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कांग्रेस का पूरी तरह से एक तरह से कब्जा दिखाई दे रहा है। 27 आरक्षित सीटों की बात करें तो उसमें से बीजेपी को 9 सीटें हासिल हुई थी। उसमें एसटी की जो सीटें, जो आदिवासी सीटें हैं, उसमें ज़्यादातर कांग्रेस ने कब्जा किया। देख सकते हैं आप कि आरक्षित सीटों में से 15 पर कांग्रेस को जीत मिली। ये ज़्यादातर आदिवासी सीटें हैं, एसटी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने किया। पहले चरण के चुनाव से 10 दिन पहले गुजरात के रण में सभी सियासी दिग्गजों ने हाजिरी लगा दी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या अरविंद केजरीवाल हों या फिर पहली बार चुनाव प्रचार पर उतरे राहुल गांधी। सभी ने हुंकार भरी और क्या कुछ कहा ये एक बार सुन लेते हैं, फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम। વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। एक तरफ कांग्रेस है आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है वनवासी। एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरी तरफ दुख और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों की बात हो। जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इतनी हो गई है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दही के, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। उसका इनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। रोज़ केजरीवाल को गालियाँ, केजरीवाल को गालियाँ, केजरीवाल को गालियाँ देने से जनता का पेट तो नहीं भरता ना। हम हैं जो जनता की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिजली फ्री करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चों के स्कूल बनाएंगे, तुम्हारा इलाज फ्री कराएंगे, इसीलिए जनता को वो पसंद आ रहा है। दरअसल इस वक्त गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया हुआ है, अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गुजरात में एंट्री ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गुजरात की सियासी हवा को बदल देंगे? क्या 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव जीत सकती है? और क्या गुजरात को नए इंजन की जरूरत है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र धीमंत पुरोहित साहब हमारे साथ हैं। कार्तिकेय बत्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मेरे मित्र पंकज शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धीमन जी, क्या हाल है गुजरात के, केम छो? मजामा। ये सवाल सिर्फ विजय जी नहीं, गुजरात में जो भी आता है, मोदी तो गुजराती है फिर भी, और केजरीवाल और राहुल भी यही सवाल करते हैं। और केजरीवाल ने तो आपको पता होगा बाकायदा गुजराती में एक मैसेज टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के गुजरात में वायरल करने की कोशिश की है, जताने की कोशिश की मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, आपका ही जी जी जी। आपने सही फरमाया, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा, और जिस तरह दिख रहा है पिछले 27 साल से विजय जी गुजरात में बीजेपी की सरकार है। आमतौर पे शादी में भी एक 7 ईयर ईच वाला एक पड़ाव आता है, हॉलीवुड में उस पर मूवीज भी बन चुकी है, पर गुजरात में कोई ईच नहीं है। 27 साल के बाद भी अभी तक बीजेपी बरकरार है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी गुजरात के कोने कोने में घूम रहे हैं और यही दावा कर रहे हैं कि फिर एक बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 7 जन्म वाली बात तो सुनी थी, पर यहाँ 7 इलेक्शन है। 6 इलेक्शन में बीजेपी ने जीत हासिल की पिछले 27 सालों में, और 7वां इलेक्शन में जिसमें बीजेपी अभी भी फिलहाल आगे दौड़ती नजर आ रही है। केजरीवाल लगातार यहाँ आ रहे हैं और एक विजिटिंग प्रोफेसर की तरह आज राहुल गांधी भी यहाँ आए हुए हैं। जी विजय जी। जी पंकज जी,
धीमन जी ने कहा कि 7 जन्म की बात तो दूर होती है, 7वीं बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही हो कोई पार्टी। आजकल तो होता है कि एक चुनाव हुए, एक बार सरकार बनी तो एंटी इनकम्बेंसी की इतनी चर्चा हम लोग करते हैं कि वो खुद ही सरकार घबरा जाती है कि क्या हो रहा है। तो लेकिन 7 बार सरकार रहे। और धीमन जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया, विजिटिंग प्रोफेसर का, राहुल जी के लिए। देखिए, गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जी, कोई दो मत नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 8.5 साल से केंद्र में उनकी सरकार चल रही है, 13-14 साल उन्होंने गुजरात में राज किया है जी। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति करने की जिस तरह की शैली है, जिस तरह की आक्रामक शैली है, समाज को बांटने का जिस तरह का उनका रवैया है, उसके चलते गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अगर 7वीं बार भी सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं जी, तो मैं इसमें कोई हैरत की बात नहीं मानता हूँ जी। लेकिन एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है जी, कि जिस तरह कहा जा रहा है कि 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी या 130 सीटें मिल जाएंगी, इस तरह की स्थिति गुजरात में नहीं है। गुजरात में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ये मानने में कोई बुराई नहीं है कि थोड़ा एज है, लेकिन वो एज इसी तरह का है कि सरकार बनाने लायक बहुमत शायद वो किसी तरह जुटा ले जी। कांग्रेस दौड़ से पूरी तरह बाहर है ऐसा नहीं है। तमाम सर्वे इस बीच जो टेलीविजन चैनल्स पे आए हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि कुछ इस तरह के सर्वेज भी हैं कि जो बहुत बायस्ड माने जाएंगे, लेकिन वो भी कांग्रेस को 65 से ऊपर सीटें दे रहे हैं जी। तो कांग्रेस की स्थिति वहां बहुत कमजोर है ऐसा नहीं है। राहुल गांधी विजिटिंग प्रोफेसर हैं गुजरात के लिए या नहीं है, ये कांग्रेस के सोचने का विषय है जी। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से भी उन्होंने 2 दिन का समय निकालकर भारत जोड़ो यात्रा को अवकाश देकर। लेकिन पंकज जी, आप समझते हैं क्योंकि जिस पिछली बार गुजरात में राहुल गांधी बहुत पूरी तरह से एक्टिव थे और कांग्रेस एक बहुत करीब पहुंच गई थी सत्ता के, 77 तक पहुंच गई थी। यदि इस बार राहुल गांधी गुजरात पर फोकस करते तो शायद कुछ और नतीजा हो सकता है। आप जैसे कह रहे हैं कि 60 पर तो वो है ही है इस समय बीजेपी कांग्रेस। हाँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर राहुल जी ने सघन प्रचार गुजरात में करने की रणनीति बनाई होती तो गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो सकता था। लेकिन चूंकि राहुल जी की अनुपस्थिति है गुजरात से, ताकि जो प्रभावशाली और बड़े नेता हैं उनकी भी उस तरह की कोई ज़्यादा उपस्थिति गुजरात में दिखाई नहीं दे रही है। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटने का एक जो सुपारी ले रखी है उसका भी चूंकि असर पड़ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ में थोड़ी सी आगे निकलती दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर राहुल जी थोड़ा गुजरात पर ज्यादा ध्यान देते तो इस बार नतीजे कुछ और हो भी सकते थे। जी कार्तिकेय, अब आप मुझे थोड़ा सा आंकड़ों में हिसाब समझाइए। ये बात तो राजनीति की हो गई, धीमन जी ने और पंकज जी ने बहुत साफ तरीके से समझाया, लेकिन आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आपकी जो अर्थमेटिक है, मैथमेटिक्स है, वो क्या कह रही है? विजय जी, 3 पार्टियां हैं चुनाव में इस बार, और पहली बार गुजरात की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि तीसरा एक मेजर प्लेयर ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बना रहा है इस चुनाव को। जी, पहले भी छोटी पार्टियां बनी है बीजेपी से निकलकर, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे गुजरात में 3 बड़े प्लेयर्स यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम पीछे कुछ साल जाएं तो ऐसे में तीनों के अलग अलग टारगेट्स हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी मार्जिन के लिए खेल रही है कि कितने मार्जिन से हम जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी नंबर 2 पार्टी बनने के लिए खेल रही है, और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सबसे अच्छी स्थिति ये होगी 2017 का रिकॉर्ड हम कायम रखें, जो हमारी 75 से 80 सीटें आए, और एट द लीस्ट नंबर 2 स्पॉट हमारे हाथ से ना जाए जी। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको ये समझना होगा अलग अलग पार्टीज के। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि ये जो 149-150 सीटों वाला सिचुएशन है वो नहीं है गुजरात। ठीक है, ये अपने काडर को इंफ्यूज करने के लिए एक अच्छा स्लोगन हो सकता है, लेकिन 182 में से 149 सीटें लाना आज की तारीख में आसान नहीं है जी। अगर नामुमकिन नहीं है तो आसान भी नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि अलग अलग पार्टीज के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि देखिए, वोटिंग पैटर्न गुजरात का ऐसा है
कि कांग्रेस का जो वोट है वो स्प्रेड आउट है और बीजेपी का जो अर्बन वोट है वो इतना कमिटेड है ठीक है। कि वो उस गाड़ी का इंजन बन जाता है कहीं ना कहीं। स्पेसिफिकली आपने जो आंकड़े दिए उसमें मैं ऐड कर दूं, 17 में अगर आप देखें सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, जी ये 4 जिलों की 55 सीटें अगर आप देखें, कांग्रेस ने इनमें सिर्फ 11 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी। तो अगर कांग्रेस यहां पर थोड़ा सा भी अच्छा प्रदर्शन करती तो वो 77, 85 या 90 भी पहुंच सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मन हार गई। ऐसा नहीं है कि उसके सारे एमएलए घर बैठ गए, लेकिन डिफेक्शंस हुई, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, तो वहां पे आपको रिजल्ट बताते रहे कि कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं है। जी लेकिन फिर भी अगर आप ट्राइबल एरिया में आज भी जाए तो कांग्रेस अच्छा कर रही है। जी लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से दोनों कांग्रेस और बीजेपी पे फर्क पड़ता है, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस पर ज्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो विनिंग मार्जिन होते हैं अर्बन एरियाज में वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर वहां डेंट मार भी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं सीट कन्वर्जन में इतना डेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन कार्तिकेय एक चीज बताइए मुझे, आपने सूरत का जिक्र किया, सूरत भी बड़ी उसमें से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से और बड़े शहरों में से, जहाँ 16 में से 15 सीट मिली है, लेकिन पिछले दिनों वहाँ पर म्यूनिसिपल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने कुछ डेंट किया और उसी से उनको थोड़ा ज़्यादा उत्साह है। क्या आपको लग रहा है कि वो जो म्यूनिसिपल इलेक्शन का असर जो है विधानसभा में दिखाई देगा आम आदमी पार्टी के रेफरेंस में? विजय जी, अगर आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स देखें सूरत में, आम आदमी पार्टी ने सूरत के अर्बन एरियाज में अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं। जो हमारे गुजरात से जर्नलिस्ट भाई जुड़े हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे जी कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सिलेक्शन सूरत में उन्होंने अपने पॉलिटिकल हैवीवेट्स उतारे हैं। जी तो मैं फिर वही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी मार्जिन पर असर जरूर डालेगी, लेकिन क्या वो सीट में तब्दील हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 17 का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो बड़े मार्जिन से बीजेपी सीटें जीतती है, 40,000, 50,000, 70,000, एक सीट तो 1 लाख से ऊपर से जीती थी। तो आसान नहीं है इन सीटों को बीजेपी से वापस निकाल के लाना। तो निसंदेह यहाँ पर आम आदमी पार्टी इनका वोट शेयर काटेगी, लेकिन क्या इतना काट पाएगी कि सीट में तब्दील हो जाए, इस पे प्रश्न चिन्ह है। ठीक है धीमन जी। लेकिन जो आखिरी बात बोल दूं, जो एक सीट भी सूरत में जीती थी कांग्रेस जी, वो एक ट्राइबल सीट थी। ट्राइबल सीट है, तो उसका जिक्र हमने किया है कि ट्राइबल सीट से। जी 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 धीमन जी, आम आदमी पार्टी की एंट्री क्या है? सिर्फ एक ड्रामा है या कोई बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर कर सकती है? सरकार नहीं बना रही जैसे कार्तिकेय कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए विजय जी, एक कहावत है कि प्यार अंधा होता है। गुजरात में ये कहावत बराबर ठीक बैठती है और मुझे लगता है कहावत बनाने वाला भी कोई गुजराती ही होगा, वो मोदी युग का कवि रहा होगा। क्योंकि गुजरात में 27 साल से जिस तरह से बीजेपी की सरकार चल रही है, इसके पीछे और कोई लॉजिकल रीजन मुझे नहीं लगता कोई बड़ा पॉलिटिकल पंडित भी बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। 27 साल में कोई भी सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी आएगी 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 ही, इसमें कोई शक नहीं। बावजूद उसके बीजेपी इतने जोर में क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजह है, मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं, मोदी और बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत तो है ही, और कांग्रेस को भी इसका श्रेय इसलिए देना होगा कि वो जबरदस्त निष्क्रिय है। और आप जिस केजरीवाल की आप पार्टी की बात कर रहे हैं, उनका आना भी गुजरात में जिस तरह का लोगों का मानना है कि एक तीसरी पार्टी के नाते नहीं आए हैं, बल्कि कांग्रेस का नुकसान करके बीजेपी का फायदा कराने आए हैं। अगर आप गुजरात आए, और मुझे लगता है आप जरूर आएंगे आने वाले दिनों में, किसी भी कोने में चले जाए, लोगों से बात करें, तो गुजरात में जो छाप है आम आदमी पार्टी की वो यही है। और आम आदमी पार्टी सूरत में, इसमें कोई शक नहीं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था। इस बार भी उनके अध्यक्ष गोपाल इटालिया जो बड़े विवादों में रहे, वो सूरत के ही एक सीट से लड़ रहे चुनाव में। और सूरत की ही आप बात करें तो सूरत के आम आदमी पार्टी के एक बड़े भरोसे के कैंडिडेट लास्ट मिनट पे बीजेपी के दबाव में आ गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर। उसके बाद ये हाल है विजय जी गुजरात में कि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी जो उम्मीदवार है गुजरात में, उन सबको इकट्ठा किया और गुप्त तौर पे सोमनाथ की एक होटल में जाके बंद कर दिया, ताकि बीजेपी के और कोई दबाव में और कोई कैंडिडेट ना आए और आम आदमी पार्टी की विकेट ना गिरे। सूरत में जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, वहां बिना चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी ने एक सीट इस तरह गंवा दी कि उनके उम्मीदवार प्रेशर में आ गए।
और दूसरे उम्मीदवार पर भी सीधी बात है भरोसा नहीं रहा होगा, या फिर बीजेपी पे ज्यादा भरोसा होगा आम आदमी पार्टी को। इसीलिए सभी उम्मीदवारों को जिस तरह रिसोर्ट पॉलिटिक्स हमारे चलती, इसी तरह चुनाव से पहले किसी गुप्त जगह पे ले जाके बंद कर दिया, ताकि और कोई ना भाग जाए, ना बीजेपी ऊपर कोई प्रेशर डाल पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी जितना भी कॉन्फिडेंस में हो, बावजूद उसके कोई लेवल प्लेइंग यहाँ दिख नहीं रहा। आप देखिए कांग्रेस की जो स्थिति है साफ तौर पे दिख रही है, आम आदमी पार्टी को जिस तरह अपने उम्मीदवारों को बचाना पड़ रहा है। तो 27 साल बाद भी जो हम एंटी इनकम्बेंसी की बीजेपी बात कर रहे थे, वो इस कदर है कि 1 साल पहले बीजेपी को अपने इंटरनल सर्वे में पता चला कि 2022 के इलेक्शन में हमारी सरकार जा सकती है। इसीलिए आपको याद होगा कि विजय रूपाणी समेत उनके पूरे मंत्रिमंडल को तीसरा कोटला समेत निकाल के बाहर कर दिया था, और उनमें से ज्यादातर को इस इलेक्शन में तो टिकट भी नहीं मिली। तो एंटी इनकम्बेंसी है, पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मोदी एक ऐसा नेता है जिनके पास एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के भी रास्ते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स या बाड़ाबंदी एमएलएज की सरकार बनाते वक्त होती है, यहाँ तो चुनाव के वक्त शुरू हो गई है। पंकज जी, एक नई चीज़ बात करता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा कि औकात की बात, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि औकात दिखा देंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको पिक कर लिया और बोला कि मैं तो सेवादार हूँ, मेरी औकात की बात नहीं है। क्या कांग्रेस का जो ये बयानबाजी का अनुभव है उससे वो कुछ नहीं सीख रही? आपको ध्यान हो, चाय वाला बोलकर 2014 का पूरा इलेक्शन बदल गया था। उससे पहले उसके बाद चौकीदार चोर है, उससे 2019 का इलेक्शन बदला। उससे पहले 2007 में मौत के सौदागर ने नरेंद्र मोदी को एक बड़ी एज दी, और अब आज आपके मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता ने, एक वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि औकात दिखा देंगे, और उन्होंने उसको कैच करके फिर से बाउंस किया है। तो ये बयान जो है ये मुश्किल में नहीं डालता है? देखिए, मैं तो बार बार ये बात कहता हूं कि राजनीति क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, और खासकर वो लोग जिनका हाथ थोड़ा हिंदी में तंग है और जो हिंदी के मुहावरों का अर्थ उस तरह से नहीं जानते हैं, उनको अपनी बात कहने के पहले, शब्दों का इस्तेमाल करने के पहले कई बार सोचना चाहिए। अब मधुसूदन मिस्त्री जी ने जो कहा 4-5 दिन पहले, औकात शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, औकात शब्द अपने आप में कोई गाली है ऐसा नहीं है। औकात का अर्थ है कि सामर्थ्य, शक्ति। तो कहने का अर्थ उनका ये है कि हम नरेंद्र भाई मोदी को उनके सामर्थ्य का एहसास गुजरात में करा देंगे जी। लेकिन अब ये शब्द चूंकि रूढ़ हो चुका है, इसको एक अलग ही अर्थ में लिया जाता है, तो इससे ये बात बनी। अब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह हक है कि इस तरह के शब्दों पर खेले, इस तरह के शब्दों के बारे में ये माहौल बनाए कि प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है। अब गुजरात का चुनाव है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी हर चुनाव को लड़ते हैं, छोटा हो या बड़ा, तो नरेंद्र भाई मोदी ने अगर ये जिक्र किया कि मुझे मेरी औकात बताने की बात की है, ऐसे ही पिछले एक चुनाव में उन्होंने अपनी जात बिरादरी के बारे में भी इस तरह की बातें कही थी। पर मैं ये मानता हूं कि जो भी लोग हैं वो कांग्रेस के लोगों को खासकर, क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे हर मसले का बवाल खड़ा करने में और एक माहौल बनाने में बहुत माहिर है, तो शब्दों का प्रयोग करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जी। और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जीमन जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं कार्तिक के पास हूँ। लूज बॉल खेलेंगे तो सिक्सर मारता ही है ना बैट्समैन। नहीं, मैं पंकज जी की बात में एक बात जोड़ना ये चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदी में मुहावरों का अर्थ होता है सामर्थ्य दिखाना, औकात बताना है, पर गुजराती में उसका जो अर्थ है पूरा उल्टा है, हिंदी से उल्टा है। किसी को अगर चुनौती देनी हो तो उसे कहा जाता है, डेरोक्रेटरी टर्म है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तो मधुसूदन जी तो गुजरात से हैं सर। वही मैं कह रहा हूँ, यानी इसे हिंदी मुहावरे से कोई उसका मतलब नहीं है। मधुसूदन मिस्त्री की बात जो आपने कही वो सेल्फ गोल के अलावा और कुछ नहीं था, और आपने सही कहा। मौके सौदागर से लेके चाय वाला, चौकीदार, और अभी ये औकात दिखाने वाले, आप जब आपको पता है कि मोदी हर शब्द पे, हर बॉल पे खेल सकता है, सिक्सर मार सकता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के जो बोल बच्चन टाइप के नेता है, इलेक्शन के दौरान कम से कम अपने मुंह पे साइलेंसर लगा के रखे, तभी कांग्रेस की 10-15 सीटें बढ़ सकती है, जो कट जाती है। चलिए, इस पर जी मैं पूरी तरह सहमत हूं धीमन जी की बात से। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर चलते हैं, फिर कार्तिकेय से मैथमेटिक्स समझेंगे। ब्रेक पर जाए इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या
7वीं बार भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @NewsIndia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत जाते हैं, तुरंत आते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। इतना विद्वत पैनल कहाँ मिलेगा आपको। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात चुनावों की और महत्वपूर्ण सवाल की क्या 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी गुजरात में। इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल है। अहमदाबाद से धीमन पुरोहित हैं, दिल्ली से पंकज शर्मा साहब हैं, अमेरिका से कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े हैं और राजकोट से दीपक रजानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कार्तिकेय, आपने बात की भारतीय जनता पार्टी के बड़े मार्जिन की, लेकिन मैं देख रहा था कि करीब करीब 21 सीटें ऐसी हैं 12 + 9 जिन पे मार्जिन बहुत कम था। पहली बात। दूसरी बात, 102 सीटें करीब करीब या 98 सीटें भी हम देख लें रूरल एरिया की जो हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत नहीं मिली है। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर अपनी जगह बना पाई है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें से कुछ बड़ा मिल पाएगा? क्योंकि 99 के फेयर में गाड़ी अटक गई थी, थोड़ी सी आउटर पर रुक गई थी गाड़ी, गांधीनगर के आउटर स्टेशन पर गाड़ी रुक गई थी। लेकिन विजय जी, पिछली बार का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी 17 की, वो आज की पृष्ठभूमि से बहुत अलग है जी। 17 की जो पृष्ठभूमि थी वो बीजेपी के लिए इतनी अच्छी नहीं थी जी। उस समय 3 युवा नेता, एक पाटीदार आंदोलन, एक ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर और एक जिग्नेश मेवान दलित नेता जी। तो ये तीनों ने सोशल ऐसे मूवमेंट चलाए थे जिसका कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ जी। आज उन तीनों में से 2 बीजेपी में है और एक जिग्नेश मेवानी केवल कांग्रेस में रह गए जी। तो कांग्रेस ने जो सौराष्ट्र में पिछली बार चमत्कार किया था एक जी कि 30 सीटें कांग्रेस लाई थी और 23 सीटें बीजेपी लाई थी जी, क्या वो दोहरा पाएंगे? और यहां पर आम आदमी पार्टी का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो आपने नैरो मार्जिन वाली सीटें बोली जी, अगर आम आदमी पार्टी, जैसा कि ओपिनियन पोल बता रहे हैं, 75 से 90% अपना वोट कांग्रेस के बैग में से ले रहा है, तो किसको ज्यादा इंपैक्ट करेगा उन मार्जिन सीट पर? जी। कांग्रेस को करेगा जी। ये मोटा मोटा गणित है। मतलब जैसा कि आपने बोला 21 में से 12 और 9, तो जो कांग्रेस का उसमें से चंक है, ज्यादा असर आम आदमी पार्टी को वहां, और आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र में अच्छा ठीक ठाक उन्होंने कैंपेन किया है जी। आम आदमी पार्टी को हम शहरी पार्टी मानते हैं, लेकिन सौराष्ट्र जैसे रूरल बेल्ट में उन्होंने कैंपेन अच्छा खासा किया है। तो ये आपको बताता है कि जो अभी बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी को फायदा कर सकती है, तो ये एक तरीका होगा। उसमें उनकी मंशा है या डिजाइन है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि एक नई पार्टी जो अभी आई है उसको ये उम्मीद करना कि पहले चुनाव में ही 45% क्रॉस कर जाएगी, ऐसा तो नहीं हो। लेकिन जो भी 15-20% वो लाएगी उसमें ज्यादा डैमेज वो कांग्रेस का पोटेंशियल ही कर सकती है। एक और बात कि आपने कहा कि देखिए मोदी जी पर जो ये बात कही मिस्त्री साहब ने, आपने शुरू में 2 क्लिप चलाए थे, उसमें केजरीवाल साहब और मोदी साहब दोनों अपने जो विक्टिमहुड को लेकर कार्ड खेलते हैं जी, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है आप एक बार देखिए। तो ये तरह की जो पॉलिटिक्स वो करते हैं, वो और खास करके मोदी जी, बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं जी, तो एक बीजेपी का प्लस वोट तो वहीं से आ जाता है जी, कि देखिए चाहे हम नाराज हो लेकिन हमें इस व्यक्ति का जो दिल्ली में जो इनका जो पोजीशन है वो हमारी वजह से है। हाँ, तो ये हम उसको नहीं खराब होने दे सकते। तो ये इमोशनल कनेक्ट पिछली बार भी 17 में भी चुनाव विजय जी तकरीबन कांग्रेस निकाल गई थी। आखिरी कुछ दिनों में आपको याद होगा किस प्रकार मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर एक करके वो चुनाव बीजेपी के लिए निकाला था। काउंटिंग के दिन ये आलम था, तकरीबन दोपहर का, मुझे अगर समय ठीक याद है, एक समय पर कांग्रेस आगे चल रही थी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। कार्तिकेय, अभी सौराष्ट्र की, राजकोट की बात कर रहे थे। हमारे साथ राजकोट से दीपक रजानी साहब जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है, और वैसे वो राजकोट में हैं लेकिन वो गुजरात की एक एक सीट का हिसाब रखते हैं बहुत बारीकी से। दीपक जी, धीमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जी भी जुड़े हुए हैं, कार्तिकेय जुड़े हैं। अभी बात हो रही थी सौराष्ट्र की। सौराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि 2017 के मुकाबले इस बार माहौल थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्या आप ठीक मानते हैं इस बात को? बिल्कुल विजय जी, 2017 की बात बिल्कुल अलग थी। उस टाइम पाटीदार आंदोलन चल रहा था, अल्पेश ठाकुर का आंदोलन चल रहा था, तो लोगों में थोड़ा गुस्सा था। तो ज्यादातर
फायदा कांग्रेस को सौराष्ट्र में हुआ था और 54 सीट में से 30 सीट कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन बीजेपी ने इस टाइम जो रणनीति अख्तियार की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछली बार का नुकसान था वो बीजेपी बैलेंस करके ले जाएगी। दूसरी बात विजय जी ये है कि गुजरात में कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हम 27 साल से देख रहे हैं कि एडवांटेज बीजेपी ही रहता है। यहाँ से जब से कैंपेन की शुरुआत होती है और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब तक बीजेपी को ही एडवांटेज मिलेगा, ऐसी बात सामने आती है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है और दूसरे जर्नलिस्ट ने भी देखा है। यहाँ पे बीजेपी इतना स्ट्रॉन्ग है विजय जी कि सारे जो फैक्टर्स है, कैंपेनिंग का हो, फिर पेज प्रमुख का हो, कैंडिडेट सिलेक्शन का हो, और सबसे बड़ा गुजरात में बीजेपी के पास जो मुद्दा है, जो चेहरा है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। यहाँ पे बीजेपी पहले स्ट्रॉन्ग थी लेकिन नरेंद्र भाई ने उसको ऐसे स्ट्रॉन्ग बना दिए है। तो जो एक डायलॉग आया था ना कि बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ऐसी बातें यहाँ पे चल रही है विजय जी। ठीक है धीमन जी, ये बीजेपी को हराना नामुमकिन है और हर आदमी जो उसका नेगेटिव फैक्टर है इलेक्शन का वो भी बीजेपी के पक्ष में डालता है। ये क्या गणित है यार, कुछ समझाइए हमें थोड़ा सा, माफ कीजिए। एंटी इनकम्बेंसी उनके फेवर में, रेबेलियन उनके फेवर में, आम आदमी पार्टी आ जाए ट्रायंगुलर तो भी बीजेपी के फेवर में, कांग्रेस के राहुल गांधी आ जाए तो भी उनके फेवर में। भाई साहब कुछ इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है विजय जी, आपने जो कहा उसमें कोई फैक्टर फेवर वाले से ज्यादा मुझे लगता है कि मोदी जी एक ऐसे युग में हमारे पास आए हैं, गुजरात में हो या दिल्ली में हो, कि उनके सामने जो चुनौती देने वाले हैं, जैसे आप इंदिरा गांधी के समय को याद कीजिए, उनके पहले के समय को याद कीजिए और उनके बाद के समय को भी याद कीजिए, तो उनके सामने जो लड़ने वाले थे, जिस तरह की चुनौतियां थी, वो मोदी के सामने इसलिए नहीं है कि मोदी के सामने मान लीजिए आप कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी अब इतने बड़े फिलोसॉफिकल नेता है कि वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हुई नहीं, वो एक ऐसे भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं जिनके नक्शे में महाराष्ट्र कैसे आएगा जब वो सावरकर को गालियां देंगे महाराष्ट्र में जाकर, उनके नक्शे में गुजरात कैसे आएगा भारत जब मेधा पाटकर की बात करेंगे, जब वो गुजरात में आने से पहले मेघा पाटकर का हाथ पकड़कर चल रहे। अगर इतना पॉलिटिकल सेंस गुजरात देश की 136 साल पुरानी सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता में नहीं है तो वो मोदी से मुकाबला कैसे कर सकता है? इसमें मुझे लगता है आप मोदी का ज्यादा गुणगान गाने की बजाय मुझे लगता है उन लोगों के गुणगान हमें गाने चाहिए जो मोदी को महान बना रहे, जैसे कि राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, जो गुजरात के इलेक्शन के दौरान कह रहे हैं कि रुपयों की नोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो छापिए। तो मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो मोदी के लिए चुनौती बनने के बजाय मोदी के भजन मंडली के गायक को ऐसा लग रहा है। स्टार कैंपेनर कह सकते हैं उनको बीजेपी का, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी, केजरीवाल से लेकर मधुसूदन मिस्त्री जैसे लोग हैं, वो मोदी से भी बड़े स्टार कैंपेनर है बीजेपी को गुजरात में चुनाव जिताने के लिए। पंकज जी आपकी टिप्पणी इस पर? मैं जिक्र कर ही रहा था कि मेधा पाटकर के साथ भारत जोड़ो में राहुल जी का जाना, खासतौर से गुजरात के वक्त में, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने लपक लिया कि नर्मदा का पानी रोकने का सबसे बड़ा काम जिसने किया उनके साथ राहुल जी हैं। फिर महाराष्ट्र में एंटर करते हैं तो सावरकर के खिलाफ बोलते हैं, उससे वहाँ पर भी जो सरकार उनकी जिसमें बनी हुई वो भी अपने आप में थोड़ी सी चरमरा गई है। तो कैसे आप देख रहे हैं? और धीमन जी ने कहा कि स्टार कैंपेनर हैं राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये पहलू है कि सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों के चलते या सच बोलना बंद कर दिया जाए या सच्चाई का साथ देना बंद कर दिया जाए या कायदे के लोगों सर आप इतना आप बेहतर तरीके से समझते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान में। हाँ, तो एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पूरा विपक्ष, सकल विपक्ष, कांग्रेस ही नहीं खाली, वो नरेंद्र भाई मोदी से लड़ने में राजनीतिक लिहाज से बहुत पीछे इसीलिए रह जाती है क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी हर चीज का माहौल बनाने में माहिर है, वो पूरी बिसात बिछाने में माहिर है। आप देखिए कि जितने तो ये तो उनकी स्ट्रेंथ है ना सर, ये उनकी स्ट्रेंथ है ना, कमजोरी थोड़ी है। अब ये राजनीति में दुर्भाग्य है कि इसको एक सकारात्मक स्ट्रेंथ माना जाता है, लेकिन अगर आप राजनीति को सिर्फ ये न समझें कि वो सिर्फ एक चुनाव लड़ने की चीज है,
तो ये एक नकारात्मक शक्ति भी है। अब गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी जितने वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पूंजी निवेश के बड़े बड़े वादे किए, इतने एमओयू साइन हुए 2003 से लेकर 2011 तक, और नतीजा क्या, सिर्फ एक बार 2003 में जितने एमओयू साइन हुए थे 66,000 करोड़ के, उसमें से 30,000 करोड़ का निवेश गुजरात में आया, यानी आधा। बाकी हर बार या तो 1/4 निवेश आया, या 1/3 निवेश आया, या सिर्फ 10% निवेश आया एमओयू का। तो एक बार तो 2011 में सिर्फ 1.5% एमओयू पूरे हुए। उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ का पूंजी निवेश आएगा, इतने एमओयू साइन कर दिए, और आया कितना, 29,000 30,000 करोड़ का। तो वो एक हर चीज का इवेंट बनाने में माहिर है, और विपक्ष इसमें उनको इसलिए चुनौती नहीं दे पाता है कि विपक्ष इतनी इस तरह की पूरी तरह की नकली राजनीति करने में पिछड़ रहा है। ठीक है दीपक जी, पंकज जी कह रहे हैं कि राजनीति में राजेश जोशी की कविता मुझे याद आ रही है कि जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। अब नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी सच भी ना बोलें। विजय जी, ये सच बोलना झूठ बोलना राजनीति में तो क्या चलता है सब लोग जानते हैं। राजनीति में सामने वाला आदमी जो करता है उसको जवाब देने के लिए आपको कुछ न कुछ उस तरह का करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से बीजेपी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ गुजरात की बात नहीं करता हूँ, आप गुजरात के बाहर के राज्यों में भी देखिए तो बीजेपी पहले कहाँ थी और कभी कहाँ पहुंच गई। तो उसकी क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को देनी ही पड़ेगी। जब पहले इंदिरा गांधी जिस प्रकार से काम करती थी तभी भी उनके सामने आवाजें उठी थी, आज नरेंद्र मोदी के सामने भी आवाज उठती है, लेकिन फिर चुनाव में तो जो जीता वही सिकंदर होता है। आज आप 27 साल से गुजरात में बीजेपी स्ट्रांग है, एवरी चुनाव बीजेपी जीत जाती है। आप लास्ट लोकसभा का चुनाव देखिए, 26 में से 26 सीट जीत गई, और मार्जिन देखिए 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख। ये लोगों का उनके प्रति जो लगाव है, उन्होंने यहाँ पे जो एक जबरदस्त अलग अलग मुद्दे पे काम किया है, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, लोगों को वो बात एकदम गले पे उतरती है। तो बीजेपी के सिवा कुछ दिखता नहीं है। थोड़ी बहुत सीट ऊपर नीचे होती है और वोट परसेंटेज में ऊपर नीचे होता है, लेकिन आखिरकार जब नतीजे आते हैं, अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। आम आदमी पार्टी आई, कई जगह पे विजय जी त्रिकोणीय जंग है, कई जगह पे चतुष्कोणीय है, कई जगह पे 5-5 उम्मीदवार है। मैं आपको वाघोलिया सीट की बात करूं बड़ौदा की, तो वहां 2017 में जो बीजेपी का प्रत्याशी जीता था वो नंबर 1 पे था और दूसरा नंबर 2 पे था, और दोनों ने बगावती सुर किया है वहां पे। इस टाइम रिबेल्स भी काफी बीजेपी के आए हैं पहली बार, लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी में बीजेपी को भले नुकसान हो, लेकिन आखिरकार जीत बीजेपी की होगी ऐसा दिख रहा है। जी कार्तिकेय, ये साइंस की केमिस्ट्री फिजिक्स सब खत्म कर दी, आप मैथमेटिक्स ऐसी कर रहे हैं कि दीपक जी कह रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी, धीमन जी कह रहे हैं, पंकज जी भी ये मान रहे हैं। तो जितने इलेक्शन पर आप इतना ज्ञान देते हो कि डेवलपमेंट पर बात होती है, इलाकों पर बात होती है, मुख्यमंत्री के चेहरे पे बात होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप हमारा टाइम ऐसे ही खराब करते हैं। हम समझते हैं कार्तिकेय जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। अरे तो ये सारे फैक्टर्स है, बिल्कुल है विजय जी, लेकिन जैसे कि यही तो चुनाव कवर करने का भारत में मजा है कि हर राज्य अपने आप में एक छोटा सा देश है ना, उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है, उसकी अपने डायनामिक का लोकल। जैसे गुजरात में आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात में इंपॉर्टेंट है यहाँ बीजेपी के लिए जी, क्योंकि वोट तो केवल एक व्यक्ति के लिए पड़ रहा है यहाँ पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये देखिए, ये कहना कि ये अब ऐसा है नहीं, ये हुआ है, बीजेपी ने इसको ऐसा बनाया है पिछले 25-30 साल में जी। देखिए बीजेपी का उदय होता है गुजरात में कहीं ना कहीं पटेल समुदाय के द्वारा, है ना जी, कि जब खाम थियरी आती है तो उसके बाद केशु भाई और सब लोग, है ना, ठीक है, वो आते हैं। उसके बाद फिर मोदी साहब जब आते थे, एक नई तरह की पॉलिटिक्स वो लाते हैं, वो उस कास्ट में एक मतलब रिलीज जो उनका हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसको जोड़ देते हैं। फिर 2003 के बाद जो 4 के बाद पीरियड आता है उसमें वो अपने आप को एक विकास पुरुष की तरह प्रेजेंट करते हैं। साथ साथ गुजरात में अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, तो अर्बन वोट को टैप करने की जो कला बीजेपी ने गुजरात में मास्टर करी है, कहीं ना कहीं वो अब पूरे देश में उसको यूटिलाइज कर रही है। अगर आप कांग्रेस के नजरिए से देखें
आप अगर बीजेपी, अगर आप राहुल गांधी जी का टेन्योर देखें एज प्रेसिडेंट, क्या उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी? उन्होंने 3 राज्यों में चुनाव जीते, कर्नाटक में सरकार बनाई। लेकिन अगर आप किसी बीजेपी के व्यक्ति से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जो हमें ये एकदम मार्जिन तक लेकर गए गुजरात में, है ना, वो शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि एक पल के लिए बीजेपी को लग गया था कि गुजरात हाथ से चला गया है जी। और मान लीजिए विजय जी कि अगर गुजरात हाथ से चला जाता तो 19 का जो रिजल्ट आया शायद वो रिजल्ट वो नहीं होता। तो बीजेपी के लिए गुजरात हारना और मध्य प्रदेश हारना 2 बहुत अलग बातें हैं जी। बीजेपी कोई एक आध राज्य वैसे हार सकती है, लेकिन गुजरात हारना वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, इस कारण की वजह से कि बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स भी गुजरात से डिटरमिन हो रही है इस समय। ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर सब सही है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव दर चुनाव वो जीती जा रहे हैं तो उस वजह से ये बहुत अहम हो जाता है। एक और बात मैं जोड़ूंगा, आपने कहा कि देखिए राहुल गांधी जी ने जो बोला महाराष्ट्र में, पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको कोश्यारी साहब ने बचा लिया है कहीं ना कहीं जी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि एज अ स्ट्रैटेजी भारत जोड़ो यात्रा, जो बात अभी मेरे ख्याल पंकज जी ने बोली कि क्या सत्य बोलना हम छोड़ दें जी, ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल है। अगर कांग्रेस अगले 2 साल के लिए एकदम कमिटेड होकर काम करना चाहती है और प्लान है उनका, तो उन्हें बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी सबके सामने रखनी चाहिए। पॉलिटिकल कंपल्शन भूल जाए, एक लंबी लकीर बनाए, लेकिन फिर उस पर काम करते रहे। ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस जैसे वो चलती है ऑन ऑफ करके, अगर ऐसे चलना है तो पॉलिटिकल स्मार्टनेस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि तब आपको ज्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा, जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप निकल पड़े हैं अब अगले 2 साल के लिए अभी चलता रहेगा, तब आइडियोलॉजी स्टेट करके उसको फॉलो करने में ही फायदा है, जो कि बीजेपी से आप सीख सकते हैं। ठीक है। चुनाव हारते रहे लेकिन आइडियोलॉजी बने रहे, लेकिन वे उसके लिए मेहनत करते रहे जी। अगर कांग्रेस मेहनत करती रहे तो चाहे एक आध एलआई रूठ जाए, वो मान जाएगा कि अगर आप अपना वोट ला पा रहे हैं तो एलआई भी मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पंकज जी, एलजेपी भी बीजेपी से आगे जुड़ गई जी बिहार में 14 से पहले, ये किसी ने शायद सोचा नहीं था उस समय। पंकज जी, कार्तिकेय ने जो बात की, इसलिए मैंने आपको पहले लेना चाहता हूं कि कार्तिकेय ने बात कही कि आप जो सोच रहे हैं सच बोलना भी है, तो उस पर टिके तो रहें। ये ऑफ एंड ऑन की जो बात होती है कि धीमन जी कहते हैं विजिटिंग प्रोफेसर है, बीजेपी कहती है पॉलिटिकल टूरिज्म है, ये सब बात होती है। प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में 30% टिकट जो है लड़कियों को देती हैं, गुजरात में नाम याद ही नहीं आता कि 30% की कोई बात है। तो जो चीज़ कही जा रही है उस पर टिकें और फिर उस लड़ाई को लड़ें, ये हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ, तो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में तय किया। नहीं तो कांग्रेस की महासचिव है सर, कांग्रेस की महासचिव है, लेकिन यूपी की प्रभारी थी ना, और यूपी की प्रभारी है तो वह उत्तर प्रदेश के बारे में फैसला कर सकती थी। और ये एक बहुत बड़ा कदम था कि 30% टिकट महिलाओं को देना, ये जोखिम लेना कोई मामूली चीज नहीं। अच्छी बात है, वो मैं कह रहा हूँ कि उस पर टिके क्यों नहीं रहे। नहीं, उस पर टिके हुए हैं, उस पर टिके हुए हैं। अब हर जगह की स्थानीय परिस्थितियां अपनी अपनी होती हैं। गुजरात के नेताओं को ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि बावजूद इसके कि चुनाव नतीजे कुछ भी आए, 30% महिलाओं को टिकट देने की हिम्मत दिखाएं। क्योंकि राजनीति अगर सिद्धांतों के आधार पर करनी है, जैसा राहुल जी बार बार कहते हैं कि वो राजनीतिक दल को सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं मानते हैं, ठीक है, वो उसको एक सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की और एक देश निर्माण की मशीनरी मानते हैं। तो अगर ये है तो जैसा कार्तिकेय जी ने कहा कि अगर अपनी इस राह पर चलते रहेंगे, टिके रहेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी भले वो चुनाव हारती रही लेकिन वो अपनी विचारधारा पर अड़ी रही, तो ये विचारधारा पर अड़े रहने की हिम्मत मैं राहुल जी में तो पूरी देखता हूँ। लेकिन चूंकि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, इसलिए उसमें बहुत से राजनीतिकों की ये मान्यता भी है कि चुनावों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसे तालमेल करना चाहिए जिससे हम चुनाव जीतें। तो ये एक अंतर विरोध है और ये एक आपस की जो एक ये है। लेकिन राहुल जी का मुझे लगता है कि इस मामले में मत बहुत स्पष्ट है। ठीक है, धीमन जी छोटा सा कमेंट, फिर एक दीपक जी का लास्ट कमेंट में जी। 2 मुद्दे महत्वपूर्ण आपने उठाए आज की इस डिबेट में, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि राहुल की जो बात आई कि वो गांधी जी के रास्ते पे चलता है, राष्ट्र चलने वाले चलना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर इसी तरह उनको चलना है तो बेंगलोर से आगे ऊपर उनको आने की जरूरत नहीं थी।
वहाँ श्री श्री रविशंकर का आश्रम है, सदगुरु जग्गी का आश्रम है। क्योंकि 75 साल बाद जिस गांधी जी की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो गांधी को तो हमने 75 साल पहले छोड़ दिया था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भी गांधी का रास्ता नहीं माने थे। जब 1947 में आजादी आई, सरदार पटेल ने खुद कहा था कि वो कह रहे कि जो अपना जो सोच है उस पर अड़े रहने की बात है। गांधी का मतलब उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं सेना को रखूंगा, आप कहते हो सेना को बर्खास्त कर दीजिए। तो ये बात है आज की तारीख में गांधी जी की वो बातें आप मोदी के सामने लड़ने के लिए आपके लिए कोई काम की नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है कार्तिकेय ने जो कहा कि क्यों बीजेपी जीतेगी 7वीं बार भी गुजरात में। मुझे लगता है बीजेपी के लिए गुजरात जीतना एक चुनावी लड़ाई नहीं है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में राज करना है तो उनको गुजरात अपने पास रखना होगा। गुजरात में सरकार खोने के बाद वो दिल्ली में कंफर्टेबली राज नहीं कर सकती। ये बड़ी दीपक लास्ट कमेंट जो धीमन जी ने बात कही कि दिल्ली में सरकार के लिए साइकोलॉजिकल वार में गुजरात को रखना जरूरी है बीजेपी को, छोटा सा कमेंट आप। बिल्कुल दीपक जी की बात बिल्कुल सही है कि गुजरात अगर बीजेपी के बुके में रहेगा तो नरेंद्र मोदी 2024 और उसके बाद का भी जो कार्यकाल है वो लंबा कर सकते हैं। अगर गुजरात में कुछ तकलीफ होती है तो सीधे सवाल उठेंगे। और ऐसे भी नरेंद्र मोदी को मालूम है, नरेंद्र मोदी गुजराती और गुजराती अस्मिता को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जिस हिसाब से कांग्रेस की बात हो रही है विजय जी, तो कांग्रेस को भी बीजेपी की तरह या आम आदमी की पार्टी की तरह मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। आज पूरे गुजरात में लोगों में क्या चर्चा है कि कांग्रेस भले अपनी रणनीति पर्दे के पीछे स्ट्रॉन्ग कर रही हो, लेकिन जाहिर में वो दिख नहीं रही है विजय जी। तो उसको भी बीजेपी की तरह स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी अख्तियार करना पड़ेगा। और जैसा अपना हरीफ जो करता है वैसा ही करना पड़ेगा, तो ही आपकी कंपटीशन होगी। हरीफ एक चाल पीछे चलेंगे तो नतीजा नहीं निकलेगा। हम इतने सालों से देख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, वक्त मेरे पास इजाजत नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी का, धीमन जी का, पंकज जी का, कार्तिकेय जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया और वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या 7वीं बार भी गुजरात जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। इस पर 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 45% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। 45 और 55 और 99 का फेर 77 ये सब 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोटों की जीत पर नहीं है, दरअसल ये लड़ाई दिलों को जीतने की भी है। कई बार चुनाव हार जाने वाले भी दिलों को जीत लेते हैं और कुछ जीत कर भी दिल नहीं जीत पाते। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत मतभेदों के लिए जगह होना है, लेकिन इससे मनभेद ना हो जाए इस बात को भी ध्यान रखना होता है। चुनावों में बयानों से औकात नहीं समझाई जा सकती, अलबत्ता औकात समझ जरूर आ जाती है। यह भी सच है कि प्रदेश, समाज और देश किसी एक के बनाने से नहीं बनते, उसमें हर किसी की अहम हिस्सेदारी है और ये जनता है जो सब जानती है। दरअसल नेता जादूगर नहीं होते, जादूगर तो जनता है जिसके बक्से से जब नतीजा निकलता है तो सबको जादू का असर समझ आता है। मोबाइल का जमाना है साहब, अपने कनेक्टिंग टावर को मजबूत कीजिए, कनेक्शन जनता से बनाए रखिए। अगर कनेक्शन कट गया या लिंक टूट गया तो फिर आपका कीमती फोन कुछ काम करे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।